मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लाइव ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग करके या उनके द्वारा बनाए गए एंजाइम्स का प्रयोग करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए काम के हों, यूज़फुल हों, या हम ऐसे प्रोसेसेस को डेवलप करते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए काम के हों। तो लाइव ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, या आप क्या करेंगे, एंजाइम्स का यूज़ करेंगे जो उनसे एक्सट्रैक्टेड हैं, और फिर आप क्या बनाएंगे, यू विल डेवलप सम प्रोडक्ट्स और सम प्रोसेसेस विच आर यूज़फुल टू ह्यूमंस। तो अगर इसको ध्यान से सोचा जाए तो जैसे कि आप दही बनाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है। वाइन बनाने में ईस्ट का यूज़ होता है। तो इस तरह से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा मीडिएटेड प्रोसेसेस हैं, तो उन सब में आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए देखते हो, ठीक है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ है या जो इस वर्ड का यूज़ है वो एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में किया जा रहा है, यानी एक लिमिटेड वे में इसको यूज़ किया जा रहा है। मतलब इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के प्रयोग को आप इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी में आजकल क्या है कि हम लोग रिस्ट्रिक्टेड यूज़ इसका कर रहे हैं, इसका जो नाम है उसका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ हो रहा है। और उसमें ये कहा जा रहा है कि वो सारे प्रोसेस जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का प्रयोग हो लार्जर स्केल पर, उन्हें हम बायोटेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग आजकल इसको इस तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है उसकी नई, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया है। लेकिन आइए उससे पहले थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस और टेक्निक्स हैं जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए आजकल देखते हैं, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। तो लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और उसके बाद फिर उसको जो जाइगोट है उसको वहाँ पर इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस में भेजा जाता है। उसके अलावा किसी जीन की सिंथेसिस करना और उसका इस्तेमाल करना, डीएनए वैक्सीन का डेवलपमेंट करना और किसी डिफेक्टिव जीन को ठीक करना, उसको करेक्ट करना, तो ये सब चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आजकल हम देखते हैं। तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी EFB ने इसकी एक डेफिनेशन दी है जिसमें इसका ट्रेडिशनल व्यू और इसका मॉडर्न व्यू दोनों आ जाते हैं, और ये डेफिनेशन हम सबको ध्यान से पढ़नी है और याद करनी है। द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर आप नेचुरल साइंसेस का और ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं या जो नॉलेज है उसको इंटीग्रेट करेंगे, उनके सेल्स का यूज़ करेंगे या सेल के पार्ट्स का यूज़ करेंगे या उनकी बॉडी से निकलने वाले दूसरे मॉलिक्यूलर एनालॉग्स का यूज़ करके अगर आप प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं या अगर आप सर्विसेज डेवलप करते हैं, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये डेफिनेशन आप सबको याद होनी चाहिए, एंड दैट इज़ द राइट वे टू अंडरस्टैंड अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज इसमें ट्रेडिशनल व्यू भी आ जाता है और इसमें मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का भी इसमें इस्तेमाल होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, सबसे पहले से आप इसको समझें। तो दो ऐसे कोर टेक्निक्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किए जाते हैं, जैसे सबसे पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता यह है कि हम डीएनए या आरएनए को ऑल्टर करते हैं, उनका जो केमिस्ट्री है उसको हम चेंज करते हैं। तो इसमें जब आपने उसका चेंज कर दिया, सपोज़ कुछ आपने उसमें ऑल्ट्रेशन कर दिया, तो उसके बाद आप उसको किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो उस मॉडिफाइड डीएनए को, और उसके बाद फिर आप देखते हो कि उस ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है यानी उसका जो कैरेक्टर है वो बदल जाता है।
तो अगर डीएनए ऑल्टर हो जाए और वो डीएनए हम किसी एक इंडिविजुअल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो फिनोटाइप के अंदर बदलाव यानी कैरेक्टर्स में या कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव होता है और इसको हम फिनोटाइप में चेंज बोलते हैं। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग। इट मीन्स क्या कि आपने स्टेराइल एम्बियंस डेवलप किया केमिकल इंजीनियरिंग का हेल्प कर लेते हुए, और केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस में आप ऐसे स्टेराइल कल्चर्स डेवलप करो जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करो, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो होने से जो भी आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इनको आप एक्सट्रैक्ट करो। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग का भी यूज़ हो रहा है और बायो प्रोसेसेस का भी यूज़ हो रहा है ना। तो स्टेराइल क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पर? बिकॉज हम चाहते हैं, जैसे सपोज़ कोई टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसको किसी कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहे हो तो आप चाहोगे केवल वही ग्रो हो। अगर उसके अलावा कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? कंटामिनेशन, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। अगर मान लीजिए एक कल्चर है जो आपने ग्रो किया है, सपोज़ मेरे सामने ये एक कोनिकल फ्लास्क है और इस कोनिकल फ्लास्क में ऊपर से कॉटन है, कॉटन लगा दिया है मैंने, और इसके अंदर एक कल्चर है। ये कल्चर सपोज़ किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है, सपोज़ ई कोलाई है ना। अब इस ई कोलाई के कल्चर को मैं ग्रो कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर सेफ्टी नहीं रखूँगा और स्टेराइल वे में अपना वर्क नहीं करूँगा तो मे बी हो सकता है बाय एयर और बाय सम अदर वे कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आ जाएं और वो भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में मेरा जो ये कल्चर है ये कैसा हो गया? ये कल्चर मेरा हो गया कंटामिनेट, और ऐसे कंटामिनेट कल्चर में जो प्रोडक्ट है वो भी कंटामिनेटेड होगा। कहने का मतलब ये है, ई कोलाई से मेरे को जो एंजाइम्स चाहिए थे ई कोलाई की ग्रोथ से, तो वो एंजाइम्स मेरे को मिलेंगे। उसके अलावा मेरे को ये जो न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है उसके एंजाइम्स भी मिलेंगे। तो फिर मेरे को सेपरेशन करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट मेरे को यहाँ मिल रहा है उसको ठीक से सेपरेट करना पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, जिसमें मेरे बहुत टाइम और मनी का नुकसान होगा। तो ऐसे बात को ध्यान में रखते हुए स्टेराइल एम्बियंस होना चाहिए, और केमिकल इंजीनियरिंग का यूज़ करते करते आप स्टेराइल अगर वर्क करेंगे तो केवल डिज़ायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आपका लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाएगा किसी भी यूनिट में, और वहाँ से आप एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन्स या एंजाइम्स जो भी आप उससे लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में बायो प्रोसेसेस इंजीनियरिंग भी आ जाता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग भी आ जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी हम समझे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या था? डीएनए और आरएनए को मॉडिफाई करना और फिर उसको किसी एक होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करके उसके फिनोटाइप को चेंज कर देना। तो these are the two main processes which are part of biotechnology. Now you probably appreciate the advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. Yes, तो आपको पता ही होगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेटर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Why? Because the sexual reproduction provides opportunities for variation and formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to the organism as well as the population. Because sexual reproduction में क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं, ऐसे नए यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के लिए या पॉपुलेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, यानी बचा करके रखता है, यानी एक जैसा बनाए रखता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसमें चेंज लाता रहता है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स हैं जो हम बहुत पुराने समय से यूज़ करते आ रहे हैं प्लांट्स में और एनिमल ब्रीडिंग में, तो उसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे अनडिज़ायरेबल जीन्स भी आ गए हैं डिज़ायरेबल जीन्स के साथ साथ। तो अगर जो पुराने तरीके थे उसमें क्या होता था कि हम एज सच जो गैमेट्स होते थे उनका यूज़ करते थे,
जैसे पूरा का पूरा गैमेट यूज़ हो रहा है, तो जब पूरा का पूरा गैमेट यूज़ हो रहा है, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे दिस इज़ द स्टिग्मा, अंडरस्टैंड। जैसे स्टिग्मा होता है, और स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और नीचे ओवरी है, ठीक है। तो ये हमारा गाइनोशियम हो गया फ्लावर का। अब हम किसी सेम स्पीशीज़ का हम एक पॉलन ग्रेन ले रहे हैं, हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉलन ग्रेन फ्रॉम प्लांट 1 एंड दिस इज द पिस्टिल और कार्पेल ऑफ प्लांट 2। बोथ आर ऑफ सेम स्पीशीज बट डिफरेंट प्लांट्स। सो दिस इज द पॉलन ग्रेन। नाउ व्हाट हैपन्स, इस पॉलन ग्रेन का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वह आगे चल करके जो हमारा ओवरी है, ओवरी में जो एग होगा उस एग के साथ फ्यूज़ करेगा। तो इसमें इट मीन्स जो बेनिफिशियल या जो यूज़फुल जीन्स हैं वो तो ट्रांसफ़र होंगे ही, साथ में कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स भी जाएंगे, बिकॉज आप पूरा का पूरा कंप्लीट डीएनए यहाँ पर फ्यूज़ करवाने जा रहे हो। दिस इज़ नेचुरल वे। आप नेचुरल ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, आप एनिमल 1 लेते हैं, एनिमल 2 लेते हैं, दोनों की मीटिंग कराते हैं, और दोनों की मीटिंग से फिर हमको हाइब्रिड मिलता है, यानी एक यूज़फुल ऑफस्प्रिंग मिलता है उसके आगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल जीन्स भी होंगे और कुछ अनडिज़ायरेबल भी होंगे, और दोनों के दोनों मिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही प्लांट्स के साथ होगा। तो यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक है हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें ऐसा होता है। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें कि जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफ़र मेथड्स शामिल हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो लिमिटेशन है इसको ख़त्म कर दिया गया है। लिमिटेशन मीन्स ये जो कमी थी कि अनडिज़ायरेबल जीन भी आ रहा है साथ में, उसको आप नहीं ला रहे। तो इसमें क्या होता है, इसमें केवल आप आइसोलेट करते हैं और इंट्रोड्यूस करते हैं उसी जीन सेट को जो आपके काम का है, और अनडिज़ायरेबल जीन सेट को आप साइड में कर देते हैं, कहने का मतलब हटा देते हैं। तो ओनली डिज़ायरेबल जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म एंड अनडिज़ायरेबल जीन्स आर not introduced. So recombinant DNA technique is, that's why it is very useful. तो यहाँ पर ये समझाया गया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू एन एलियन ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी एक एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर आप एक डीएनए डाल दीजिए उसके सेल में, तो क्या होगा, मोस्ट लाइकली यही होगा कि जो डीएनए है वो अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, प्रोजेनाए सेल्स के या किसी फॉरेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फॉरेन सेल के अंदर वो है। बट अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दो जीनोम के साथ, रेसिपिएंट का जो जीनोम है, यानी रेसिपिएंट सेल जो है उसका जो जीनोम है, ये जो जीनोम है सपोज, तो अगर हमारा फॉरेन डीएनए है जिसे मैं ग्रीन वाले से डिनोट कर रहा हूँ, दिस इज़ द फॉरेन डीएनए। इफ़ दिस फॉरेन डीएनए गेट्स इंट्रोड्यूस्ड और गेट मिक्सड विद द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, देन वो रेसिपिएंट के जीनोम का पार्ट बन जाएगा, और फिर उसके साथ साथ वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। जब वो जीनोम कॉपी होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब वो फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई होगा, और इसके हेल्प से वो आगे इनहेरिट भी हो सकता है होस्ट डीएनए के साथ। जैसे ही होस्ट डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा, सेम हम देखेंगे कि जो फॉरेन डीएनए है वो भी कॉपी हो जाएगा। तो जैसे सपोज़ ये मेरे सामने होस्ट डीएनए है, अगर इस होस्ट डीएनए में हमारा फॉरेन डीएनए आ जाए, आके ऐड हो जाए, तो मैं ग्रीन वाले से फॉरेन डीएनए दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द फॉरेन डीएनए। तो अब क्या होगा, जब ये सेल जो है, सपोज दिस इज़ अ सेल नाउ, तो जब ये सेल डिवाइड करेगा तब ये हमारा जो फॉरेन डीएनए है दिस विल आल्सो डिवाइड अलॉन्ग विद द डीएनए ऑफ द होस्ट। तो इस तरह से वो इनहेरिट भी होता चला जाएगा और उसकी कॉपी भी बनती चली जाएंगी बहुत सारी। इसको क्या बोलेंगे, डीएनए क्लोनिंग, इसको हम डीएनए क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस विच इज़ कॉल्ड एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो एक क्रोमोसोम में अगर आप देखें तो एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, जिससे कि रेप्लिकेशन शुरू होता है। देयरफॉर फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इट नीड्स टू बी अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज़ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर आप एक ऐसे अपने फॉरेन डीएनए को एक ऐसे सीक्वेंस के साथ जोड़ेंगे जहाँ पर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है,
तो फिर ये होगा कि आपका एलियन डीएनए जब आपका एलियन डीएनए उसके साथ जुड़ा होगा, तो जब होस्ट डीएनए रेप्लिकेट करेगा तब एलियन डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा. Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that the alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism, and this can also be called as cloning or making the multiple identical copies of any template DNA. तो फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज ये रहा हमारा होस्ट डीएनए. इस होस्ट डीएनए में क्या एडेड है? इस होस्ट डीएनए में हमारा फॉरेन डीएनए आ गया है इस तरह से, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है. और हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी होना चाहिए. तो ये मेरे सामने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का सीक्वेंस है, इसको मैं ORI लिखता हूँ. तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये सीक्वेंस, ठीक है. और ये क्या है? ये सीक्वेंस क्या है? रेड वाला पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये होस्ट डीएनए है, होस्ट डीएनए, ठीक है. और मेरे पास ये ग्रीन वाला पार्ट है, ये क्या है? एलियन डीएनए, यानी बाहर से आया डीएनए. तो एलियन डीएनए कब अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है? जब वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साथ में ही जुड़ा हुआ हो. तो होस्ट डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस जहाँ पर भी है उसके साथ अगर एलियन डीएनए लिंक हो जाए, देन आसानी से इसका रेप्लिकेशन हो सकता है. तो ये टेक्निक आपकी समझ में आई होगी. और जब जब हमारा सेल, जैसे सपोज ये होस्ट सेल है, तो जब जब ये होस्ट सेल, यहाँ ये लगा दिया, जब जब ये होस्ट सेल हमारा डिवाइड करेगा तब तब हम देखेंगे कि ये जो हमारा एलियन डीएनए है इसकी भी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी. तो देखिए यहाँ पे 2 होस्ट सेल्स बन गए, ठीक है, डिवीजन के बाद. एंड देन व्हाट वी सी द डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ द एलियन डीएनए, ठीक है ना. तो देखो मल्टीपल कॉपीज हो गई. अब 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से बनते चले जाएंगे. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? क्लोनिंग. तो अब हम आगे चल के अब हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि सबसे पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया कैसे गया, इसके बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया वह बनाया स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने 1972 में. तो इन्होंने क्या किया कि एक इन्होंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया सबसे पहले डीएनए से. अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ पर था? ये एक प्लाज्मिड पर था. और आप जानते हो प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया. सो दिस इज व्हाट रेड वाला पार्ट क्या है? सपोज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है जो किस में प्रेजेंट है? प्लाज्मिड में प्रेजेंट है. ये प्लाज्मिड है हमारा पूरा का पूरा सर्कुलर. और प्लाज्मिड में रेड वाला पार्ट क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है. तो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को प्लाज्मिड से आइसोलेट करने के बाद उन्होंने उसको साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के डीएनए के साथ उन्होंने ज्वाइन कर दिया. अंडरस्टैंड? तो उसको नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे. अब डीएनए को कट कैसे किया गया? डीएनए को कट करने के लिए दे यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जानते हैं. तो मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं वो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट्स में से कट करने में हेल्प करते हैं. तो देखो मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो जब डीएनए हमारा कट हो गया तो फिर उसको प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ दिया गया, ठीक है. अब जो प्लाज्मिड डीएनए है वो वेक्टर की तरह काम करने लगा और फिर उसको हमने एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जो कि ई कोलाई था. और इस तरह से ई कोलाई का जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है या बदलाव है उसके प्रॉपर्टी में वो होने लगा बिकॉज उसके अंदर क्या आ गया? फॉरेन डीएनए आ गया.
तो जैसे कि मॉस्किटो वेक्टर होता है, एनोफिल्स को कैरी करता है और प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। हम जानते हैं ना मॉस्किटो कौन सा है, फीमेल एनोफिल्स। तो एनोफिल्स जो है इट कैरीज प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ओके, तो उसी प्रकार से जो प्लाज्मिड होता है इट कैरीज द फॉरेन डीएनए विथ इटसेल्फ, एंड जब ये होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी, तो उस होस्ट के अंदर बदलाव आने लगेगा, और यही हमारे लिए एक हमारा जो है सक्सेसफुल होना है। इसी से हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया। सो इन द सेम वे a plasmid can be used as a vector to deliver an alien piece of DNA into the host organism. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector becomes possible with the enzyme DNA ligase, which acts on the cut DNA molecules and join their ends. तो दो डीएनए पीसीस को जोड़ने का काम जो एंजाइम करता है उसको हम डीएनए लाइगेस कहते हैं। जैसे सपोज ये प्लाज्मिड है हमारे पास, ठीक है, अब इसको कट करना है हमें, तो कट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, वो एंजाइम यूज़ होगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कह सकते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें हम ऐड करेंगे किसी जीन को, फॉरेन जीन को। तो जब हमें फॉरेन जीन ऐड करना है तो उस फॉरेन जीन को ऐड करने के समय आपको जोड़ना पड़ेगा ना उसको, तो फिर कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, डीएनए लाइगेस। तो इस तरह से आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वह फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. When this DNA is transferred into E. coli, a bacterium which is closely related to Salmonella, it could be replicating using the new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. तो जब इस प्लाज्मिड को किसी होस्ट के अंदर, जैसे कि ई कोलाई है, उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो क्या होगा, तो आप देखेंगे बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज़ वह अपनी बना लेगा, और इस तरह से क्या हो जाएगी, क्लोनिंग हो जाएगी। उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्लोनिंग हो जाएगी, किसमें, ई कोलाई में। तो अब आपके समझ में यहाँ पर यह आ गया होगा कि कौन कौन से बेसिक स्टेप्स होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप करना चाहते हैं। पहला है, आप एक ऐसे डीएनए को आइडेंटिफाई करो जिसमें ऐसे जीन्स हैं जो आपके काम के हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट, अब उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करना। एंड थर्ड, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनाई। लास्ट पार्ट है कि वो होस्ट के अंदर मेंटेन्ड रहे वो आपका जो डीएनए है, और उसके बाद आगे चल के वो प्रोजेनाई के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाए, जिसको हम बोलेंगे क्लोनिंग। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आप जो जेनेटिकली मॉडिफाई करने का जो काम होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोडक्शन एंड देन मेंटेनेंस।